मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर की गई थी, उस क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में आज सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने कैरियर बिट यूट्यूब चैनल पर बता दिया है, आप वहां पर विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि इस पूरी सुनवाई का 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक याचिका श्री गुड्डू सिंह जी के नाम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती से चयनित बीएड को बाहर करने और क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करने के लिए उसमें प्रेयर किया गया है। और आज की सुनवाई में जो मध्य प्रदेश की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन थी, इसकी सुनवाई में आईए दाखिल करके उत्तर प्रदेश से संबंधित अभ्यर्थी भी उपस्थित हुए थे और लास्ट में जब हियरिंग कंप्लीट हो गया तो उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस से एक प्रेयर भी किया है कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती इस पूरे मामले से अलग रखा जाए और इस भर्ती से संबंधित जो याचिका है श्री गुड्डू सिंह जी को, उसको अलग से सुना जाए। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है और क्या 69,000 में बीएड अभ्यर्थी सेफ हैं अथवा नहीं, उसको लेकर के डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 13 मार्च 2024 आज के दिन एक स्पेशल बेंच गठित की गई थी। हालांकि ये मामला आपको ज्ञात होगा हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है मध्य प्रदेश में, लेकिन राज्य सरकार वहां पर हियरिंग ना करा करके सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली मामले की सुनवाई कराना चाहती थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल बेंच गठित किया गया, क्योंकि जो श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर 11 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया, वो जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव होगा या फिर प्रोस्पेक्टिव होगा। पुरानी भर्तियां जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं उसको किस प्रकार से इंपैक्ट डालेगा, इन सभी मुद्दे पर वो जजमेंट जो है वो साइलेंट है। इस वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जो कि क्लेरिफिकेशन से संबंधित गया हुआ है। इससे पहले भी अर्नब घोष जी की याचिका देख लीजिए, या फिर बिहार की ऑनगोइंग जो सेवेंथ फेज की भर्ती थी उस समय, तत्कालीन समय पे उस भर्ती को देख लीजिए, तो वो सारी याचिकाएं खारिज हो चुकी थी। वो खारिज होने का कारण ये था कि उन सभी याचिकाओं में ये प्रेयर किया गया था कि जो 11 अगस्त के जजमेंट से पहले भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया उसमें बीएड अभ्यर्थियों को पात्र रखा जाए। अभी बिहार वाले मामले में आप देखेंगे तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिला था, लेकिन मध्य प्रदेश का मामला थोड़ा सा उससे अलग है। यहाँ पर नियुक्ति मिल चुकी है जजमेंट से पहले। तो इस प्रकार की भर्तियों को किस प्रकार से डील किया जाए, इसी मामले की आज सुनवाई हो रही थी। और आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन वेबसाइट पर जब आप देखेंगे तो इस मामले को फिर से 2 बजे सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। कब? 1 अप्रैल 2024 को। तो ये मामला फिर से 1 अप्रैल 2024 को सुना जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी इससे प्रभावित होगी। देखिए, आज जो अगर आप ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है उस पर देखे होंगे, पूरे हियरिंग को लगभग 1 घंटे सुनवाई हुई है, तो उसमें एक डेट जो सबसे ज़्यादा निकल करके आ रहा था वो 25 नवंबर 2021 का था। क्यों 25 नवंबर 2021 हो रहा था? क्योंकि अगर आप 11 अगस्त का जजमेंट पढ़े होंगे तो उसमें मणिपुर का एक जिक्र किया गया है, जिसमें एक जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का भी ये वर्डिक्ट है कि जब तक कोई कोर्ट किसी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दे देती तब तक उसका लीगल पोजीशन बना रहता है। अब देश में पहली बार जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को, जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र हो रहे थे। तो चूंकि उस दिन गजट नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, उसके पहले उसका लीगल पोजीशन था, उसके बाद उसका लीगल पोजीशन खत्म हो गया। अब चूंकि मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट और ये सभी प्रक्रियाएं हुई वो 2022 में हुई, जिस प्रकार से बीटीसी के एडवोकेट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताया। तो चूंकि उसका लीगल पोजीशन खत्म हो चुका था, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि क्या ये मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती को इम्पैक्ट करेगी। हालांकि आपको ये भी नहीं भूलना है कि मध्य प्रदेश में ये मामला ऑलरेडी चल रहा था। जब जोधपुर हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया तो मध्य प्रदेश में से संबंधित अभ्यर्थी जब एडवर्टीजमेंट जारी हो रहा था तब उन्होंने इसकी याचिका हाईकोर्ट में डाली थी और हाईकोर्ट इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स के डिसीजन के वेट करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन रख दिया था। तो आपको कतई भी नहीं भूलना है कि ये भर्ती जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम चल रही थी। इससे संबंधित एक और मामला बिहार में अगर आपको ज्ञात होगा तो 2022 में वहाँ पर भी ज्वाइनिंग दी गई थी 6ठे फेज से शिक्षक से संबंधित अभ्यर्थियों को। तो उस समय जो वहाँ के डीएलएड कैंडिडेट थे
छठे चरण के बिहार वाले कैंडिडेट, वह पटना हाईकोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर दिए थे और वो भर्ती भी ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, जिस पर हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया है कि हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं संविधान के तहत और हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का पालन करने के लिए पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। और इसी रीजन की वजह से उन्होंने छठे चरण में चयनित बीएड अभ्यर्थी जिनकी संख्या 20-22 हज़ार बताई जाती है उनको सिस्टम से बाहर कर दिया। तो आपको यह समझना है कि डायरेक्टली वो भर्तियां प्रभावित हो रही हैं जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती देखेंगे तो वो कहीं से भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी, बल्कि फाइनल डिसीजन के आधार पर हुई है। हाँ, एक याचिका जरूर पेंडिंग है हाईकोर्ट में 14,548 जो श्री आकाश पटेल जी के नाम से हाईकोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन वो मामले में भी 69,000 की शिक्षक भर्ती कहीं भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। तो इस पूरे अगर सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का मामला बिहार वाले मामले से, मध्य प्रदेश वाले मामले से और अभी हाल ही में जो हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में फैसले को रिजर्व किया गया है उस मामले से अलग है। क्योंकि बिहार की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर जो भर्तियाँ थी वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट किया जा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की 69,000 की शिक्षक भर्ती के लिए 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बीएड के लिए। पहला कि उस समय जब 69,000 की शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो रही थी उस समय उस 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन का लीगल पोजीशन बना हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय कोई भी कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया था। तो पहला तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि उस समय जब भर्ती हुई थी उस समय उसका लीगल पोजीशन था, किसी भी कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया था। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में नोटिफाई की जाती है। 6 जनवरी 2019 को इसकी परीक्षा होती है और उसके बाद से 7 जनवरी को इससे संबंधित क्वालिफाइंग मार्क्स से संबंधित प्रदेश सरकार के द्वारा एक पब्लिक नोटिस निकाली जाती है। उसके बाद ये मामला चला जाता है कोर्ट में। क्यों चला जाता है? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मित्र ये क्लेम करते हैं कि हमें पहले नहीं बताया गया था क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा। इससे पहले मैं आपको ज्ञात करा दूँ कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में कैंसिल किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी 1,37,000 पदों को 2 बड़ी भर्ती में कंप्लीट करने के लिए प्रदेश सरकार को आदेश दिया था, जिसकी पहली भर्ती जो थी 68,500 थी और उसी का दूसरा फेज था 69,000 शिक्षक भर्ती। 68,500 जब भर्ती कंप्लीट हुई और एडवर्टीजमेंट जारी हुआ उस समय 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिसंबर में, देखिए गजट नोटिफिकेशन जारी होता है जून 2018 में और दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। चूंकि अब ये बाइंडिंग नेचर का है, सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जजमेंट देखेंगे तो जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया गया तब तक ये लीगल पोजीशन में था और ये बाइंडिंग नेचर का था। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इससे डिनाई नहीं कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि जो राजस्थान ने रीट में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं कराया वो भी कहीं ना कहीं उनको शामिल कराना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट की ये गलती थी। अगर वो लीगल तरीके से आते कि हम शामिल नहीं कराना चाहते हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटाते तो वो अलग मैटर था। हालांकि ये बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है 21A के वायलेशन के अंतर्गत, क्योंकि 21A में साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि केवल अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की बात नहीं की गई है बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है और गुणवत्ता के संदर्भ में जो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए पेडागोजिकल एस्पेक्ट को लेकर के, वो प्रॉपर ट्रेनिंग बीएड के पास नहीं है। इसी को आधार बनाते हुए अगर आज की आप सुनवाई देखेंगे तो जो बीएड की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित थे उन्होंने बीएड को कहा कि ये हाईली क्वालिफाइड है। तो वहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस ने साफ शब्दों में कहा कि आप हाईली क्वालिफाइड नहीं है, आप तो क्वालिफाइड ही नहीं है प्राइमरी के लिए, यहाँ तक कहा। क्योंकि जहाँ तक अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है, 11 अगस्त वाले जजमेंट को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि बीएड ना तो हायर है और ना ही बड़ी क्वालिफिकेशन है बीएड से, बल्कि बीएड एक अलग क्वालिफिकेशन है और डीएलएड अलग क्वालिफिकेशन है। क्योंकि बीएड को डीएलएड के समकक्ष आने के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ चल रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर फिर से वापस आता हूँ। ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया ताकि पूरा उत्तर प्रदेश का सिनेरियो आप समझिए कि अन्य राज्यों से ये कैसे मामला अलग है। तो पहला तो कंडीशन मैंने आपको ये बता दिया कि ये लीगल पोजीशन था उस समय 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन का, और जब तक लीगल पोजीशन रहता है तब तक आप उसको एक तरीके से किसी भी भर्ती पर वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि उस समय वो पूरी तरीके से लीगल पोजीशन में था। पहला तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हो गया बीएड कैंडिडेट के लिए। दूसरा आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी देखना है कि वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। भले ही हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग था, अभी भी मामला पेंडिंग है, उस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। अब चूंकि हाईकोर्ट के लिए अगर आप देखेंगे जो मामला पेंडिंग है वो हाईकोर्ट में मामला चूंकि
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हाई कोर्ट उस मामले में अलग से कोई ओवर रूल करते हुए फैसला नहीं देगी, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो फाइनल जजमेंट जो 2020 में श्री राम शरण मौर्य वाले केस में दिया गया था उसके आधार पर भर्ती कंप्लीट हुई है। तो वहां पर आप देखेंगे तो दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक तो उस समय उस गजट नोटिफिकेशन का लीगल पोजीशन था और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर भर्ती कंप्लीट हुई है। अब यहां पर जो श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका है उसमें यही प्रेयर किया गया था कि इनको बीएड को बाहर किया जाए और क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन किया जाए। और साथ ही साथ अगर आप गुड्डू सिंह जी की याचिका की सुनवाई सुने होंगे तो उसमें ये बातें दोहराई गई थी कि उत्तर प्रदेश की 69,000 से संबंधित जो श्री राम शरण मौर्य वाला जजमेंट है 2020 का, उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज नहीं थी। लेकिन अगर आप कोर्ट जजमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये जस्टिफाई करती है, ये टिप्पणी करती है कि जो हाई कोर्ट डबल बेंच के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है वह पूरी तरीके से सही है। अब यहाँ पर ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया गया था, लेकिन ये उस तरीके से नहीं चैलेंज किया गया था जिस प्रकार से जोधपुर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। उत्तर प्रदेश में क्या मैटर था मैं आपको समझाता हूं कि बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी कैसे चैलेंज थी। यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती कंप्लीट कराई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया कि एडवर्टीजमेंट पहले इन्होंने जारी कर दिया दिसंबर 2018 में, और जो अध्यापक सेवा नियमावली है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया, उसमें परीक्षा के बाद उन्होंने बदलाव किया। हालांकि नियम यह कहता है कि इनको पहले बदलाव करना चाहिए था, लेकिन वो बदलाव कब करते हैं जब एडवर्टीजमेंट जारी होगा तब तक बदलाव नहीं हुआ था, परीक्षा भी हो गया तब तक बदलाव नहीं होता, परीक्षा के बाद वो जाकर के उस नियमावली में बदलाव करते हैं जिसको डीएलएड अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया था। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट इसी चैलेंज पर अपना डिसीजन देते हुए ये कहती है कि चूंकि जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है वो बाइंडिंग नेचर का है, प्रदेश सरकार का जो सर्विस रूल है वो बाउंड है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। क्यों? क्योंकि एनसीटी जो है वो एनसीटी एक्ट 1993 के अंतर्गत केंद्र सरकार के एक्ट के तहत ये बनी हुई है, संसद से पास कानून के तहत ये बनी हुई है। और जो आरटी एक्ट लागू हुआ 2009 में उसके धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत एनसीटी को एकेडमिक अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी वो तय करने का उसको अधिकार है। चूंकि उस समय उसका लीगल पोजीशन था, आज की परिस्थिति में मत देखिए, 2020 की परिस्थिति में देखिए, 2018 की परिस्थिति में देखिए, जब उत्तर प्रदेश में ये सभी प्रक्रियाएं चल रही थी। चूंकि उस समय तक इसका लीगल पोजीशन बना हुआ था इसलिए ये बाइंडिंग नेचर का था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसलिए राज्य सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करा दिया, परीक्षा भी दिला दिया, लेकिन बाद में जाकर के वो करेक्शन करते हैं। वो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को पहले करना चाहिए था, लेकिन अगर बाद में भी करते हैं तो चूंकि ये बाइंडिंग नेचर का था इसलिए राज्य सरकार मना नहीं कर सकती है। ये कहते हुए उन्होंने बीएड को एप्रोप्रिएटली अलाउ किया था इस 69,000 की शिक्षक भर्ती में, और डबल बेंच के द्वारा जो अलाउ किया गया था उसको सही ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये देखिए, अभी आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज नहीं थी, तो यहाँ पर चैलेंज तो था लेकिन उस तरीके से नहीं था जिस प्रकार से जोधपुर हाईकोर्ट में चैलेंज था। जोधपुर हाईकोर्ट में जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को चैलेंज किया गया था कि इन्होंने कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई, इन्होंने राज्यों से सलाह मशवरा नहीं लिया। इस प्रकार का चैलेंज आज से पहले, मतलब कि जब जोधपुर हाईकोर्ट में ये मामला गया उससे पहले किसी हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं था। जब भी हाईकोर्ट में मामले जाते थे तो केवल ये देखा जाता था कि जो एकेडमिक अथॉरिटी है 23(1) के अंतर्गत जिसको दर्जा दिया गया है, क्या वो इस प्रकार का रूल लाई है, क्या उनका आंसर काउंटर फाइल मांगा जाता था तो वो साफ कहते थे कि हाँ बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल है, और चूंकि वो एकेडमिक अथॉरिटी थी तो उसी के आधार पर जजमेंट दे दिया जाता था। क्यों? क्योंकि एकेडमिक अथॉरिटी को दर्जा है कि आप कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। पहली बार जोधपुर हाईकोर्ट में राजस्थान के कैंडिडेट के द्वारा ये चीज़ों को हाईलाइट किया गया कि एकेडमिक अथॉरिटी तो है, उसको पावर तो है, लेकिन वो तानाशाही नहीं कर सकती है। उसके लिए जो एनसीटी एक्ट 1993 है उसको फॉलो करना होगा। उस एक्ट में ये लिखा गया है कि आप अपनी तरफ से कोई भी इस प्रकार का गजट नोटिफिकेशन जारी तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इसके संबंध में कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाते। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर पूरी सुनवाई को सुने होंगे, पूरे जितने भी 1-2 साल ये मामला चला था, अगर आप सुने होंगे तो इस पूरे मामले को आप भली बात ही जानते होंगे कि वहाँ पर एनसीटी इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट तो करती है कि हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसके संबंध में कोई साक्ष्य दीजिए तो वो फेल हो जाते हैं साक्ष्य देने के कंडीशन में। यानी कि कहीं ना कहीं एनसीटी इस पूरे मामले को
एक तरीके से दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाह रही थी। लेकिन जो डीएलएड के एडवोकेट थे, आज भी अगर आप सुनवाई में देखे होंगे तो उन्होंने कहा कि हमने आरटीआई से ये जवाब मांगा कि क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी थी और जो ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था है, इस प्रकार के आरटीआई के जवाब में, अब चूंकि आरटीआई में तो झूठ नहीं बोला जा सकता, तो वहां पर एनसीटी ने साफ शब्द में कहा कि इस प्रकार की कोई भी एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी थी, क्योंकि जब भी कमेटी बनती है तो उसका एक मिनट और ये सभी पब्लिक डोमेन में जारी किया जाता है। आप एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ये सभी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। तो चूंकि इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं थे उनके पास कि वो पब्लिक कर पाते, इस वजह से वहां पर एनसीटी फंस गई और बाद में इनको स्वीकार करना पड़ा कि कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी थी। बाद में ये बात निकल करके आई कि जो केवीएस संस्था के चेयरमैन थे, उन्होंने केवीएस में चूंकि उस समय डीएलएड केवल अवेलेबल नहीं थे उतनी भारी संख्या में, इसलिए उन्होंने एक तरीके से रिक्वेस्ट किया था एमएचआरडी मिनिस्ट्री से कि आप बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए पात्र कर दीजिए। अब ये एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एक पत्र लिख दिया गया एनसीटी को कि क्या ये पूरे देश भर पर लागू किया जा सकता है। इसी पत्र के आधार पर बिना एक्सपर्ट कमेटी बनाए उन्होंने क्या किया कि पूरे देश भर पर इसे लागू करने के लिए 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए उसे पूरी तरीके से क्वैश कर दिया और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया। ये सारी चीजें कब हो रही थी? ये सारी चीजें तब हो रही थी जब उत्तर प्रदेश में भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। अब चूंकि ये भर्ती ऑलरेडी लीगल पोजीशन रहते हुए कंप्लीट हुई है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है, और उस समय बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी, लेकिन उस तरीके से नहीं थी जिस प्रकार से जोधपुर हाईकोर्ट में हुआ था। तो आज 3-3.5 साल बाद जब वो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं तो उनको वहां से हटा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफाई करना होगा कि आपने उस मामले को इस तरीके से उस समय क्यों नहीं चैलेंज किया। अब जो 14,548 वाले मामले में चैलेंज है हाईकोर्ट में, तो क्या डीएलएड वाले कैंडिडेट ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि हम इस तरीके से चैलेंज करना चाहते थे 2018 में, जब 19 में जब ये मामला हाईकोर्ट में गया था? नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय उसका लीगल पोजीशन था और किस तरीके से क्या पॉइंट आपको उस प्रेयर में डालना है, वो सारी चीज़ें अब जाकर के क्लियर आउट हुई है जब जोधपुर हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, अगर आज की भी सुनवाई आप देखेंगे तो ज्यादा फोकस जो हो रहा था 25 नवंबर 2021 को हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वही एक थ्रेशोल्ड डेट है जिसके बाद से इसका लीगल पोजीशन खत्म हुआ और उसके पहले उसका लीगल पोजीशन बना हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती 25 नवंबर 2021 से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है। तो यहां से बीएड अभ्यर्थियों का हट पाना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।